राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। केंद्रीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हो रहा G20 सम्मेलन अहम है और होगा कारगर सिद्ध। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष देश में ध्रुवीकरण की कर रहा है कोशिश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में गांधी दर्शन संस्थान राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया। गांधी दर्शन केंद्र पर बनाई गई गांधी सेल्फी वाटिका में महात्मा गांधी की 5 विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इनमें एक मूर्ति में गांधी जी बेंच पर बैठे हैं, जिनके साथ सेल्फी ली जा सकती है। दूसरी मूर्ति में महात्मा गांधी साइकिल पर हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दर्शाते हैं। तीसरी मूर्ति में गांधी जी बच्चों के साथ हैं, जो बच्चों के साथ समय देने और उनके कल के भविष्य होने की ओर इशारा करते हैं। चौथी मूर्ति में गांधी जी प्रार्थना मुद्रा में हैं और 5वीं मूर्ति में गांधी जी 3 बंदरों के साथ संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन विश्व समुदाय के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए आज मानवता का मूल मंत्र है और गांधी जी के सिद्धांतों की विश्व के नेताओं की ओर से प्रशंसा की गई है। उनके सिद्धांत आत्मिक व नैतिक रूप से भी अहम हैं। उन्होंने इस समय दिखाया जो विश्व कोई तरह के देश और कलह से ग्रस्त था। वो कालखंड था विश्व युद्धों का। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने उन्हें महामानव का दर्जा दिया। यही वजह है कि उनकी प्रतिमाएं विश्व के अनेक देशों में स्थापित है। उनको जानने और मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री विकास के पर्याय हैं और उन्होंने गांधी जी के स्वच्छता के अभियान को स्वीकार करते हुए वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी की। किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के साथ साथ गांधी जी ने स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, ग्राम स्वराज और सर्वोदय जैसे अनेक विषयों पर अपने अमूल्य विचार दिए हैं। उनका सपना एक ऐसे भारत के निर्माण का था जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो है ही, साथ ही नैतिक रूप से सबल भी हो। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना सहित अन्य उपस्थित रहे। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डीडी डायलॉग कार्यक्रम के अंतर्गत खास बातचीत के दौरान कहा कि हमारे लिए ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हैं और भारत की G20 की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद हो रही है। उन्होंने कहा कि G20 का हर सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और G20 के आउटकम के लिए भारत को याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज विश्व के सामने कई चुनौतियां हैं। लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं और भारत आज डिजिटल क्रांति में नेतृत्व कर रहा है। Universe of problems. What are the priorities? And we have focused on the priorities using the concept of global south. That the key priorities today in the world are sustainable development growth. How do you maintain it? How do you ensure it doesn't regress? How do you today ensure the resources for green development? How do you ensure that there is the digital opportunities are not missed by many countries? So you make, in a sense, a key set of issues. केंद्रीय विदेश मंत्री ने कोविड का जिक्र करते हुए कहा कि लोग कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में पूछते हैं। I mean, there are societies which have been really shattered by COVID. I mean, they're still picking up the pieces, they're still feeling the pain. Whereas you look at the resilience in India, you know, that sense, yes, it was traumatic, but we set up the systems, we could respond to it, we created a vaccine, we were able to get
the biggest vaccination program in the world done. उन्होंने ये भी कहा कि अब की परिस्थितियों में भारत में हो रहा G20 सम्मेलन अहम है और ये कारगर सिद्ध होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी डीडी डायलॉग कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष बातचीत की और कहा G20 की बैठक में ग्लोबल नैरेटिव तय होगा। उन्होंने इस खास बातचीत के दौरान कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं और दुनिया भारत की विकास यात्रा देखेगी। बंद कमरे में G20 नहीं बल्कि पूरे देश में G20 का सम्मेलन हुआ है। One nation, one election, Prime Minister Modi has been talking about for so long. Isn't it good for the country? As a journalist in the last so many years, every year you must be covering 5 to 6 elections. Look at the amount of time being, invested into these kind of elections every year. If you hold the election once in 5 years, isn't it a good thing? Or even if two, such terms, maybe one in 2.5 years, one, that kind of span. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि G20 के माध्यम से विश्व के सामने भारतीय संस्कृति भी प्रदर्शित होगी। भारत मंडपम में सांस्कृतिक गलियारा, जो कि भारत की संस्कृति को दर्शाता है, आकर्षण का केंद्र होगा और G20 देशों की संस्कृति का समागम होगा। गलियारे में G20 देशों की कई कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। उन्होंने भारत के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है। युवा भारत का भविष्य है। Throughout the year, and your focus should be on the governance and development and taking the country forward rather than worrying or looking after so many elections happening throughout the year. I think everyone should welcome this move. They should come forward by suggesting how we can achieve it and how effectively we should do it as early as possible. उन्होंने सरकार द्वारा खेल, योग, युवाओं के लिए कार्यक्रम, फिल्म क्षेत्र इत्यादि के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी इस बातचीत के दौरान बताया और कहा कि कोविड और मुद्रास्फीति पर भारत की नीति विश्व के लिए मिसाल है। एक राष्ट्र एक देश एक चुनाव पर उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के हित में होगा। वह चुनाव जब होंगे आएंगे तो मोदी ही। समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति गठित की है और यह समिति इस पर हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष देश में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है। पंजाब के कपूरथला जिले में आयोजित मेरी माटी मेरा देश समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी के संबंध में ये बात कही। घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। इनको पूरे देश से और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ घरों से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। उन्होंने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आह्वान किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सोम प्रकाश ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। पंजाब के वित्त योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कर चोरों के खिलाफ सख्त मुहिम के परिणाम स्वरूप सीपू यानी कराधान विभाग की स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट ने अगस्त महीने के दौरान 15.37 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। उन्होंने बताया कि सीपू द्वारा अगस्त महीने के दौरान कुल 1052 और जुलाई महीने के बकाया 70 मामलों में कार्रवाई की गई। इनमें से 873 मामलों में कुल कर चोरी के बारे में
फैसला लेते हुए 15.73 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया और बकाया 249 मामलों में 4.38 करोड़ रुपए का जुर्माना लिए जाने की संभावना है। उन्होंने मेरा बिल मेरा ऐप द्वारा आम लोगों को इस मुहिम का हिस्सा बनने का न्योता दिया और बताया कि 22,000 से अधिक लोगों ने मेरा बिल ऐप को डाउनलोड कर लिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं की मदद और कर चोरी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए वचनबद्ध है। पंजाब के किसानों को फसलों के अवशेष को जलाने की बजाय इनके प्रबंधन के बारे में प्रेरित करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से धान की पराली के प्रबंधन के लिए रियायती दरों पर सरफेस सीडर मशीनें मुहैया करवाई जा रही हैं। राज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि किसान पराली प्रबंधन के लिए सरफेस सीडर पर सब्सिडी हासिल करने के लिए 10 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। व्यक्तिगत किसानों को सरफेस सीडर की खरीद पर 40,000 रुपये और कस्टमर हायरिंग सेंटर को 64,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने किसानों को इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसान 10 सितंबर शाम 5 बजे तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसान इनसे संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपने जिले में कृषि दफ्तर से भी जानकारी ले सकते हैं। कृषि मंत्री ने इस कदम को किसानों के लिए किफायती बताते हुए कहा कि किसान मशीनीकरण को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि के साथ साथ वातावरण को भी बचा सकते हैं और विभाग के अधिकारियों को उन्होंने सारी प्रक्रिया में पारदर्शिता को यकीनी बनाने की हिदायत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व और दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के देशों, राजदूतों और दूतावास अधिकारियों के लिए आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम की मेजबानी के अवसर पर ये विचार रखे। रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने आपसी संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हरियाणा ने विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। With the participation of envoys of 14 nations from Africa, the conclave helped in strengthening Haryana-Africa relations and commencing a dialogue with the participating African nations in areas of mutual interest. Considering these efforts made in African regions, we recently concluded a high-level delegation from Haryana to Tanzania in July 2023. FCD को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दुनिया भर में हरियाणवी प्रवासी का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। रात्रि भोज के दौरान हरियाणा के सांस्कृतिक धरोहर, औद्योगिक कौशल इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई। नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर आज से टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री शुरू कर दी गई है। ये स्मार्ट कार्ड इस महीने की 13 तारीख तक खरीदे जा सकते हैं। यह सुविधा G20 के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है जो दिल्ली में प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने के इच्छुक हैं। 1 दिन की मान्यता वाला कार्ड 200 रुपए का है और 3 दिन की मान्यता वाला कार्ड 500 रुपए का मिलेगा। इसमें 50 रुपए की सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो कार्ड वापसी पर लौटा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो ने एडवाइजरी भी जारी की है जिसके अंतर्गत मेट्रो के प्रवेश द्वार G20 के अंतर्गत बंद रहेंगे। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। देश के 75 चयनित शिक्षक कल यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से होंगे सम्मानित। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में। संसद का विशेष सत्र होगा इस महीने की 18 से 22 तारीख तक। सत्र के दौरान होंगी 5 बैठकें। उत्तर रेलवे ने 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन के मद्देनजर 40 मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां की रद्द, 64 रेलगाड़ियों के बदले गए मार्ग। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।